हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको बायोलॉजी। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, और आज आपको नई चैप्टर और नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, 11th क्लास का पहली यूनिट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड को हम शुरू करने जा रहे हैं। और लिविंग वर्ल्ड जो है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूनिट भी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर और पहली ही यूनिट का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं साथ में एक और चीज़ बता दूं कि ये जो हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी हमने एक नई चीज़ शुरू की है एकेडमिक वाले बच्चों के लिए। नीट के बच्चों के लिए तो हमारे प्लेटफॉर्म है ही है, साथ में हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर एकेडमिक के जो बच्चे, जो जिन बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं अफोर्ड कर पाते, या फिर जो बच्चे अपने कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं गांव देहात में नहीं उनको क्लासेस प्रॉपर मिल पा रही हैं, तो उनके नोट्स नहीं बन पाते, किसी के जो है लेक्चर्स नहीं हो पाते, या वो बीमार होते हैं, घर पे रहते हैं, तो कई सारे कारणों से उनकी जो है क्लासेस नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं वो उसको फील करते हैं। तो इसके लिए हमने शुरू किया है, एक इनिशिएशन शुरू किया नया, जिसमें कि हम एकेडमिक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। यानी कि ये जो क्लासेज है, मेरी जो क्लासेस शुरू हो रही है बायोलॉजी की, इसी तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होंगी, उसमें ये एकेडमिक के बच्चों को ज़्यादा फोकस रखते हुए और साथ में नीट के बच्चों के लिए भी इंक्लूड करते हुए। तो हम शुरू कर रहे हैं आज 11th क्लास का लिविंग वर्ल्ड। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैसे बताया, ठीक है, पावर्ड बाई ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस। हमारा है बायोलॉजी का 11th का सबसे पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है बड़ा ही अनोखा लिविंग वर्ल्ड है। उसमें कई तरह के घोड़े, चिड़िया, झरने, पहाड़, ये सब सारी चीज़ें, समुद्र, फूल, शार्क, मक्खी, पौधे, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी एक दुनिया बनाते हैं। और ये दुनिया इतनी रंग बिरंगी, इतनी प्यारी, इतनी बढ़िया है। तो इसको देखकर मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार ये जो लाइफ है, ये जो लिविंग वर्ड है, यानी कि जो जिंदा जीवन है, और उसमें नॉन लिविंग वर्ड्स भी है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो कि प्रजनन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं, यानी कि लिविंग नॉन लिविंग मिलकर जो हमारी जो पूरी दुनिया बना रहे हैं, ये सब मिलकर एक जो दुनिया तैयार करते हैं हमारी, जिसमें गैलेक्सी भी आ रही हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पहाड़, झरना सब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, कुत्ता बिल्ली, ये सब आ रहे हैं। तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा लिविंग वर्ल्ड बना रहे हैं। और इस लिविंग वर्ल्ड में हमारे में ये जो इनकी जो लाइफ है, लिविंग और नॉन लिविंग, दो तरह के लोग हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा वर्ल्ड बना रहे हैं। और उस वर्ल्ड में जो लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसकी बारे में, जो लिविंग है यानी कि जो लाइफ है उनकी, उसकी अगर बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं और काफ़ी ज़्यादा विविधता हैं, काफ़ी अलग अलग तरह के उनके हैबिटाट्स हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, उनके कई तरह के काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से हैं। और सबका अपना अपना, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो हमारी बीमारी वगैरह शुरू करते हैं, और हमारे लिए कुछ गुड बैक्टीरियाज भी हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज भी हैं, है ना। और इसी तरीके से जो पक्षी वगैरह होते हैं और प्लांट्स हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, कुछ छायादार होते हैं, कुछ फल देते हैं, कुछ खाना देते हैं, कुछ इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं उनके, जैसे कि कुछ रबर वगैरह, ये सब का जो इंडस्ट्रियल यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से सब कुछ मिलकर हमारा क्या बनाते हैं कि ये लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। और लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो उसमें जो इनकी जो लाइफ है, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है। और ये लाइफ क्या है, अगर हम इसको देखें तो लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, द लाइफ इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, या एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी, लिविंग एंटिटी में ये क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है। और जब तक एक एंटिटी में ये रहती है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना, देना लेना, इसके बीच में जो जितना भी समय गुजरता है, जो पीरियड होता है, वो होती है उसकी लाइफ। ठीक है, और एक लाइफ एक लाइक अ प्रोसेसिंग, ठीक है ना, जिसमें इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन और प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ट्रांसफॉर्मेशन देने का काम होता है। ये एक फिलोसफिकल आंसर है इसका। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें लिविंग क्या है, लाइफ में लिविंग का क्या स्टेटस है, तो लिविंग एज अ लाइक अ स्टेटस ऑफ द एनी एंटिटी, यानी कि किसी भी जीवित जीवाश्म का
एक ऐसी स्थिति जिसमें वो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स शो करेगा, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा जो कि इंटरेक्ट करेगा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं लिविंग। वहीं नॉन लिविंग क्या होता है कि उसमें वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते या वो करेक्टरिस्टिक्स और वो फीचर्स नहीं पाए जाते जो कि एक लिविंग में पाए जाते हैं। वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? वो करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे कि ग्रोथ हुआ, ठीक है, या रिप्रोडक्शन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, मूवमेंट हुआ, कॉन्शियसनेस है। ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं ये सिर्फ कौन कर दिखाते हैं? लिविंग एंटिटीज जितनी भी होती हैं उनमें जो है इस तरह के फीचर्स हम देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स जो है ग्रोथ भी नहीं करते, ना रिप्रोडक्शन करते, ना ही उनमें कोई मेटाबॉलिज्म होता, ना कोई रेस्पिरेशन होता, ना एक्सक्रीशन होता। इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक फीचर्स वो शो नहीं करते। तो इसकी एज एक डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या बनेगी? लिविंग इज द स्टेट ऑफ द एनी एंटिटी which have some specific and definitive property and characteristic feature to be interact with their environment। यानी कि वो अपने environment के साथ interact करने के लिए जो characteristic features, जो specific features शो करता है, characteristics को शो करता है, उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो लिविंग एंटिटी है या नॉन लिविंग एंटिटी है, ठीक। तो जैसे कि ग्रोथ की अगर बात करें तो जैसे कुछ, हाँ, एक और चीज़ रहती है कि जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कुछ एक चीज़ बड़ी ही कॉमनली मिलेगी कि उनमें एक सेल पाई जाएगी और सेल के अलावा उनका एक डेफिनेट शेप और साइज रहेगा और वो उनके हर एक स्पीसीज़ में डेफिनेट रहता है। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना, जैसे कि अगर हाथी को देखें तो हाथी हमेशा हमें अलग ही दिखेगा कि ये हाथी है, और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन अलग, कुत्ता अलग, बिल्ली अलग। तो ये अपने आप में एक डिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट रखते हैं कि उनके गुण होते हैं कि वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और जब भी उनकी नई कोई प्रोजेनी आती है या उनको नई जब रिप्रोडक्शन करके एक नया एंटिटी बनाते हैं या नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो वो भी वैसा ही दिखता है जैसा उनका प्रीवियस था। बाकी धीरे धीरे विकास होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होता है, कलर वगैरह में चेंज आता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, ठीक है। जैसा कि कोई यूनिसेलुलर एंटिटी है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो लाइफ टाइम यूनिसेलुलर ही रहता है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर है तो वो मल्टी सेलुलर होता है, ऐसा नहीं कि यूनिसेलुलर में कन्वर्ट हो जाए। और मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर में एक और खासियत है कि यूनिसेलुलर में भी काफ़ी सारे डिफ्रेंशिएशन है, जैसे कि एल्गीज अलग होते हैं, बैक्टीरिया अलग होते हैं और फंजाई अलग होते हैं। तो उनमें अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो जो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते क्योंकि उनको अलग अलग उसमें रखा हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ करेक्टरिस्टिक्स। तो उनके फॉर्म और साइज जो है, यानी कि उनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो और साइज सबके डिफरेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है कि वो उसमें सेल जरूर पाया जाएगा, और सेल के नाम पर भी ट्रू सेल। ट्रू सेल की अगर हम बात करते हैं कभी भी तो ट्रू सेल अगर बोला जा रहा है तो उसमें 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? यानी कि उसके 3 करेक्टरिस्टिक होने, प्रेजेंट होने अति आवश्यक हैं। जैसे कि पहला उसमें साइटोप्लाज्म, दूसरा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और तीसरा उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कह लो या जेनेटिक मटेरियल कह लो, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब उस ऑर्गेनिज्म को हम सेल बोल सकते हैं। तो इसमें भी सेल के बेसिस पर सिंगल सेल और मोर देन वन सेल, ठीक है। अगर मोर देन वन सेल लेता है तो वो मल्टी सेलुलर में आ जाता है, और सिंगल सेल एंटिटी है लाइफ टाइम सिंगल सेल में तो यूनिसेलुलर। तो इस तरीके से सेलुलर स्ट्रक्चर भी एक उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अगर कोई भी लिविंग एंटिटी है तो उसमें सेल जरूर होगी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सेल की जैसे डेफिनेशन पता ही होगा, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल एंड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसके अलावा दूसरा है ग्रोथ, यानी कि दूसरा उनका करेक्टरिस्टिक्स जो है किसका? लिविंग एंटिटी का। ग्रोथ जो है उसमें ग्रोथ जरूर मिलेगी। अब ग्रोथ कैसी ग्रोथ होगी? इस ग्रोथ में खास बात ये होगी कि ये ग्रोथ इंट्रांसिक ग्रोथ होगी,
याद रखिएगा, मार्क माई वर्ड, ये किस तरह की ग्रोथ है? इंट्रांसिक ग्रोथ है। इंट्रांसिक ग्रोथ का मतलब होता है जो कि अंदर से ग्रोथ होती है, इंटरनल ग्रोथ होती है। और इंट्रांसिक के अलावा इसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। अब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने का मतलब यह है कि सर अगर कोई यूनिसेलुलर है और वो एक सेल से ज़्यादा सेल बना रहा है, यानी कि 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, तो क्या वो मल्टी सेलुलर हो गए? नहीं, वो हमेशा सिंगल सेल में ही है। लेकिन वहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो यूनिसेलुलर है, उनका रिप्रोडक्शन और उनकी ग्रोथ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ रहती है। यानी कि रिप्रोडक्शन करना उनका या ग्रोथ करना, उनके नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीमेंट करना, एक ही बात होती है वहाँ पर। लेकिन मल्टी सेलुलर में ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होता है कि ग्रोथ जो होती है, मसल ग्रोथ होती है, सेल के ग्रोथ होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन अलग पार्ट हो जाता है। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और गैमीट्स का फॉर्मेशन वगैरह होता है, लेकिन उनमें ऐसा नहीं होता यूनिसेलुलर में स्पेसिफिकली। तो जो ग्रोथ है, ऑल लिविंग, ये फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ। लेकिन इसमें शर्त यही है कि ये कैसी रहेगी ग्रोथ? इंट्रांसिक ग्रोथ रहेगी, ना कि एक्सट्रांसिक ग्रोथ रहेगी। एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक ग्रोथ, यानी कि इस वर्ड का क्या मतलब है? अगर इसमें यहाँ पर ये बात करूँ तो इंट्रांसिक ग्रोथ का यहाँ पर मतलब है कि ग्रोथ जो है अंदर से हो रही है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो बॉडी के अंदर से या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे कि बाहर से जैसे स्वेलिंग हो जाना ग्रोथ में नहीं आता, लेकिन जैसे कि एक बॉडी जैसे छोटा बच्चा होता है, सिंगल सेल जाइगोट से मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो का जेनेसिस होती है, एम्ब्रियो जेनेसिस होने के बाद फिर वो एक पूरा का पूरा ह्यूमन बन जाता है, ठीक है, या और कोई ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो सब में जैसे कि जो भी जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट के बाद जब वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो एक सेल से कई सारे सेल बनता है, और ये जो सेल का जो ग्रोथ है वो अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। वहीं अगर एक्सट्रांसिक ग्रोथ की बात करें तो जैसे कि कोई पहाड़ है और उस पहाड़ पर धीरे धीरे धूल मिट्टी इकट्ठी हो रही है और वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर क्या हो रहा है, बड़ा पहाड़ बन गया, तो वो ग्रोथ तो उसमें भी है, लेकिन वो ग्रोथ नॉन लिविंग ग्रोथ है, जो कि लिविंग ग्रोथ नहीं कहलाती, क्योंकि वो एक्सट्रांसिक, बाहर से उसको ग्रोथ मिल रही है। ऐसा नहीं है कि अब किसी ने बाहर से जो है एक और उंगली लगा दी तो वो ग्रोथ हो गई, वो ग्रोथ नहीं है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी या प्रोस्थेटिक सर्जरी या प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है उसको। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जो ग्रोथ थी, ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में हमने जब बताया कि ग्रोथ जो है मेन करेक्टरिस्टिक है फंडामेंटल, इंट्रांसिक, एक्सट्रांसिक, मैंने इसमें आपको बताया ही, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है। और इसमें जो ये जो आता है ना इंट्रांसिक, इंट्रांसिक में भी इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो लिखा हुआ है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है कि सेल के अंदर की अगर बात करें तो इंट्रा सेलुलर, और अगर सेल के बाहर और दो सेल के बीच में तो इंटर सेलुलर, ठीक है, ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन हमारा एक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स है, जो कि फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स के अलावा लिविंग और एंटिटीज़ का मेन करेक्टर भी होता है, क्योंकि जितनी भी लिविंग एंटिटीज़ हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमंस तक, या समुद्र में रहने वाले जीव हों या कोई भी, ठीक है, पूरी बायोडाइवर्सिटी में चाहे जो भी एनिमल हो, जो भी ऑर्गेनिज्म हो, सब में एक कॉमन चीज़ पाई जाएगी, वो है रिप्रोडक्शन। यानी कि वो अपनी जैसी ही और प्रोजेनी को पैदा करने की क्षमता रखती है, और अपनी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको पहुंचाने का काम। यानी कि जो मेनली जो रिप्रोडक्शन का काम होता है वो होता है कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंजर्व करके रखना और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बना के रखना। यानी कि उनकी जीवन का जो मेन उद्देश्य होता है रिप्रोडक्शन करने का, वो उनका जो रिप्रोडक्शन करने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और ये जो रिप्रोडक्शन है लिविंग एंटिटीज़ का, ठीक है, लिविंग एंटिटीज़ में जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह का होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बस बेसिक इतना डिफरेंस है कि जहाँ गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो
मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं वो अलग अलग हों या एक ही हो, ठीक है, एक ही बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हों या अलग अलग बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हों, बस फर्क इसमें इतना है कि उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्शन आएंगे वो किस में आएंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह का होता है, जैसे कि बाइनरी फिजन जो कि प्रोटोजोआ बैक्टीरिया एल्गी में पाया जाता है, और बडिंग यीस्ट वगैरह हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन से भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्मेंटेशन से होता है। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई ये पेन है, कहीं से भी इसके कितने फ्रेगमेंट कर दो, उतनी जितने फ्रेगमेंट होंगे उतने से एक और नया जीव बन के तैयार हो जाएगा, वो फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन ये होता है, जैसे आलू होता है, आलू जो पुराना आलू होता है उसी को ही जमीन में लगा दे तो उससे और नए आलू बन जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पुराने किसी भी पार्ट से, जीव के किसी पार्ट से, जैसे तुमने देखा होगा कि गुलाब का फूल जो है, ये गुलाब का पौधा, उसकी डंडी कहीं से काट लो, ठीक है ना, तिरछी काट के, और उसको फिर से पौधे को लगा दो कहीं दूसरे गमले में, तो फिर से एक नया गुलाब का पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो ये प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन आता है, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि सब में जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टीसेलुलर, सब में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है मेटाबॉलिज्म का कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी लिविंग एंटिटी है तो उसको जीने के लिए क्या चाहिए, उसको खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद उसके डाइजेशन करने के लिए उसे कुछ केमिकल्स, यानी कि उसको खाना जो खाता है वो उसको चाहिए एनर्जी। उस एनर्जी को बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन करे, चाहे नाइट्रोफिक्सेशन करे, चाहे जो करे, ठीक है, बनाएगा वो अल्टीमेटली एनर्जी। उसको क्या चाहिए, एनर्जी। जीने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को गेन करने के लिए जो भी रिएक्शन होगी, ठीक है, बायोलॉजिकली जो रिएक्शन होगी, ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगी, वो किसके अंदर आएगी, मेटाबॉलिज्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, कि एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि टू बी बिल्ड, यानी कि कोई भी चीज़ जो नई बन रही है, यानी कि दो कंपाउंड मिलकर जब कोई नई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब टूट कर छोटे छोटे कंपाउंड्स में, अदर कंपाउंड्स में, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं हम कैटाबॉलिज्म, ठीक है। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म जो है हर एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी हो चाहे सिंगल सेलुलर यूनिसेलुलर कोई बॉडी हो, सब में मेटाबॉलिज्म कॉमनली होता है। और मेटाबॉलिज्म जब रिएक्शन होगी, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेंगे और कुछ काम के प्रोडक्ट भी उसमें बनते हैं, ठीक है ना। कोई काम के कंपाउंड बनते हैं जिनसे हमें एनर्जी गेन की जाती है, यानी हम भी करते हैं और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी। उसके बाद है रेस्पायरेशन। ये भी बड़ा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग एंटिटी का, कि रेस्पायरेशन जो है सभी में होती है, ठीक है। जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन का जो बेसिक फंडा होता है वो होता है एनर्जी का निर्माण करना। जैसे प्लांट जो होते हैं फॉस्फोरेस्पायरेशन करते हैं, फॉस्फोराइलेशन जिसको बोलते हैं, फॉस्फोरेस्पायरेशन करते हैं। हम जो करते हैं सिंपल रेस्पायरेशन करते हैं, जिसमें ब्रीथिंग वगैरह आती है, ठीक है। और उस रेस्पिरेशन के फलस्वरूप हम क्या बनाते हैं, फूड का निर्माण करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, द केमिकल प्रोसेस विच द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड यू कैन ईट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट होता है ब्रीथिंग करना। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं है, ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ना कि ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन है, ठीक है। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन नहीं होती, रेस्पिरेशन का पार्ट है ब्रीथिंग, ठीक, जो कि मैकेनिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शंस होते। मैकेनिकल रिएक्शन है ब्रीथिंग, जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया जाता है, और ये जो है बायोकेमिकल रिएक्शन है रेस्पिरेशन। ये भी दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बस इतना सा डिफरेंस है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जितने भी रेस्पिरेशन होंगे वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएंगे, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जितने भी रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन आता है। चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, सब में ही रेस्पिरेशन
कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मूवमेंट, मूवमेंट भी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग एंटिटी का, ठीक है। यानी कि मूवमेंट करेगा ही करेगा। कोई भी लिविंग एंटिटी अपने खाना ढूंढने के लिए या तो वो कहीं जाएगा। तो जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल, वो सब अपना खाना ढूंढने के लिए इधर से उधर जाते हैं, जिनके लिए उनको लोकोमोशन करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए फुट एंड हैंड वगैरह होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें फ्लैगेला या उनमें सिलिया वगैरह पाए जाते हैं, टू बी फाउंड द फूड को गेन करने के लिए या फूड को ढूंढने के लिए। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनकी जो जड़ें होती हैं खाना ढूंढते हुए वो ट्रेवल करती हैं। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक काफ़ी दूर दूर तक उनकी जड़ें जाती हैं खाने के लिए और पानी के लिए, यानी कि अपने अपने फूड का। और उनको जो सन से डायरेक्ट एनर्जी होती है, तो उसके लिए जब भी कभी एक एक्सपेरिमेंट है बायोलॉजी में कि जहाँ से सन की रोशनी आ रही होती है कि प्लांट का जो मूवमेंट है वो उस तरफ हो जाता है। यानी कि सन अगर जिस तरह से आ रहा होगा तो प्लांट भी उसी तरफ मूव करने लगता है, यानी कि उसका झुकाव उस तरफ ज़्यादा होता है या उस तरफ ज़्यादा खना रहेगा। वहीं एक्सक्रीशन भी एक जो है बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, किसका, लिविंग एंटिटी का। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक्सक्रीशन जरूर होगा। जैसे कि मैंने बताया था, मेटाबॉलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है और मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो एनर्जी बनाई जा रही है, उस एनर्जी को बनाने के लिए जिस फूड का इस्तेमाल किया गया वो एक कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर रहता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड स्ट्रक्चर को जब डाइजेस्ट करके उसको अलग अलग बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है और अलग अलग कंपाउंड में जब तोड़ा जाता है और एनर्जी गेन की जाती है, तो उसके बाद उस एनर्जी के अलावा भी और सारे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट। वो जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो जो उस एंटिटी या उस ऑर्गेनिज्म के काम का अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, उसका वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि CO2 और CO2 हुआ या यूरिक एसिड हुआ, क्रेटिनिन हुआ और अमोनिया हुआ, जो कि अमोनिया जो है यूरिया के फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। यूरिकोटैलिक रहते हैं तो यूरिया के फॉर्म में निकलता है, लेकिन निकलता हमारा वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया ही होता है। और अमोनिया थोड़ा टॉक्सिक होता है, इसलिए यूरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी उसको बाहर निकालती है। तो इस तरीके से एक्सक्रीशन जो है किसी भी लिविंग एंटिटी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फीचर रहता है, जिसमें रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑर्गेनिज्म इज द एक्सक्रीशन, ठीक है। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन के फलस्वरूप, ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे या उस ऑर्गेनिज्म के काम के नहीं होते, उनको बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। ड्यूरिंग दिस केमिकल प्रोसेस हार्मफुल वेस्ट सब्सटेंस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, फिकस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो हैं फॉर्म होते हैं, उनको सबको बाहर निकालना। एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस बहुत ही ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मतलब है कि जो अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, बॉडी के जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करके रखना। जैसे कि कोई भी अगर यूनिसेलुलर एंटिटी की बात करें तो उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अगर वो सूख जाएगा, उसमें पानी की कमी हो जाएगी तो वो श्रिंक कर जाएगा और वो मर जाएगा। वहीं उसके चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर वो रैप्चर कर जाएगी या वो जिससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हो या किसी चीज़ से बनी हो, अगर उसमें कोई इंजरी हो और वो ठीक ना हो, तब उस कंडीशन में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मारा जाएगा। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में अगर हम ऑक्सीजन हमको ना मिले, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम मिलने की कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या है, एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस होने लगती है पर्टिकुलर ऑर्गन्स में। अगर ब्लड की सप्लाई में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जैसे कि हमें एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, और ऑक्सीजन की कमी से क्या है कि हमारे सांस जो लेंगे, हम रेस्पिरेशन करेंगे, उसमें ऑक्सीजन कम आएगी, और ऑक्सीजन कम आएगी तो वो हमारे ब्लड में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। और ब्लड में अगर ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो उसकी वजह से क्या होने लगेगा, जहाँ भी ब्लड की सब ज़रूरत है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो सेल डेड होने लगेगी, जिससे क्या नेक्रोसिस होने लगेगा। सेम इसी तरीके से उसको मेंटेन करने का जो काम रहता है बॉडी का, कि जब किसी भी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन हो या नॉर्मल कंडीशन हो, तो बॉडी में सारी चीज़ को बैलेंस करके रखना क्या कहलाता है, होमियोस्टेसिस। और इसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमंस में काम करता है, ठीक है। होमियोस्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ह्यूमन बायोलॉजिकल सिस्टम वेयर द सेल्फ रेगुलेशन
प्रोसेस टेंड द मेंटेन टू द बैलेंस फॉर द सर्वाइवल। यानी कि सर्वाइवल के लिए जो बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस है, इंटरनल बॉडी का जो मेंटेनेंस है, उसको कहलाते हैं होमियोस्टेसिस। ठीक है, तो रेगुलर टेक प्लेस द डिफाइन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जैसे कि इकोसिस्टम सुना होगा कि एक होता है बॉडी के अंदर का इकोसिस्टम, एक बाहर का इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर का इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम जो है कहलाता है होमियोस्टेसिस। एक होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन जो है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो पैदा होने से लेकर उसके लास्ट खत्म होने तक, ठीक है, जो बीच का जो ड्यूरेशन रहता है वो उसका लाइफ स्पैन कहलाता है। और एक डेफिनेट उसकी लाइफ साइकिल होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लाइफ साइकिल रहती है, उस लाइफ साइकिल को ही हम जो है लाइफ स्पैन बोलते हैं, जिस लाइफ साइकिल में उसके पैदा होने से लेकर मरने तक। जैसे कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की जो मतलब पैदा होने की जो कंडीशन है वो सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है, फर्टिलाइजेशन से, जिसमें ओवा और ओवम मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, एक जायगोट बनता है। आफ्टर दैट जायगोट जो है 2 सेल, 4 सेल, मॉरूला, फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर फीटस, फीटस के बाद वो उसका बर्थ होता है, फिर चाइल्ड होता है, फिर वो चाइल्ड जो है थोड़ा और चाइल्डहुड में जाता है, फिर उसके बाद यंगर एज में जाता है, फिर एडल्ट एज में जाता है, और फिर उसके बाद वो ओल्डर एज में जाता है। और देन उसके बाद जब उसके कोई भी ऑर्गन या कोई भी सिस्टम जब फेलियर होने लगता है या नेचुरल डेथ जब होती है, तो आफ्टर डेथ, इनकी बर्थ हुई, बर्थ से लेकर डेथ तक की जो बीच की कहानी थी, और बर्थ से पहले की जो फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक की बीच की जो कहानी थी, वो सब किसके अंदर आती है, लाइफ साइकिल के अंदर आती है। और ये सबकी इंडिविजुअली एक मोटा मोटी डिफाइंड रहती है। यानी कि हर एक एंटिटी जो पैदा हुई है, जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है, वो एक ना एक दिन उसको अपना खत्म हो गई। ठीक है, सबका लाइफ स्पैन फिक्स्ड होता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ और मॉलिक्यूल्स फॉर्म ऑफ लाइफ। यानी कि अगर हम बात करें ये जो लाइफ है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये बेसिकली बना हुआ किसका है। तो एक ये सिस्टम देखा होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, ये आखिरकार इनका जो पूरा कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्गेनिज्म की बनने की, ये आखिरकार बने हुए किसके रहते हैं। तो अगर बेसिक इनका देखा जाए तो ये बने हुए होते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल से। लेकिन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं। तो जैसा कि मैं बता ही रहा था आपको, लाइफ स्पैन, और इसके अलावा एक कैरेक्टरिस्टिक्स और होता है हमारा, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जो है बॉडी की, वो भी एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ठीक है, जो कि डिफाइनिंग फीचर है कॉन्शियसनेस, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, और जो कि डिफाइनिंग फीचर्स भी है। और उसका कॉन्शियसनेस क्या कहलाती है, कॉन्शियसनेस कहलाती है कि जो हमारा इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है उसके प्रति जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, उसको हम कॉन्शियसनेस की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, अपना जो उसका इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, जो भी इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसके द्वारा जो भी उसको स्टिमुलस मिलता है, उसके प्रति जो रेस्पॉन्स वो क्रिएट होता है या एप्रोप्रिएट जो रेस्पॉन्स वो देता है, उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्शियसनेस, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कॉन्शियसनेस। अब इस और कॉन्शियसनेस को दूसरे शब्दों में अगर इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये जो कॉन्शियसनेस होती है कि परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस और प्लस उसका क्या है, रेस्पॉन्स। ठीक है ना, परसेप्शन का मतलब है कि कैसे उसको रिसीव कर रहा है। यानी कि जो भी एनवायरनमेंट है, इमीडिएट एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके आसपास जो माहौल है उसके प्रति वो क्या, किस तरीके से उसको डील कर रहा है या कैसे उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इस सब को भी वो कॉन्शियसनेस के अंदर ही आता है। यानी कि जो भी स्टिमुलस लेता है, ये कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि फिजिकल हो सकता है। ठीक है, फिजिकल मतलब जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, या टेम्परेचर हुआ, या कोई वाटर हुआ, ठीक है ना, या कुछ भी, कोई भी फिजिकल एंटिटी से, जैसे कि पानी बरस रहा है तो वो बाहर जैसे बारिश हो रही है तो हमको पता चल रहा है ये पानी हमारे
बॉडी को टच होता है तो उसके प्रति हम रेस्पॉन्स गीला महसूस करते हैं। तो ये जो रिसीविंग होती है किसी भी स्टिमुलस, यानी कि कोई भी इमीडिएट इन्वायरमेंट जो स्टिमुलस ले रहे हैं तो उसके प्रति हम रेस्पॉन्स करते हैं, तुरंत ही हम फिर जो है घर में वापस जाते हैं या छिपने की कोशिश करते हैं कि हम गीले ना हो जाए। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो फिर हम कपड़े पहन लेते हैं या पंखा ऑन कर लेते हैं जिससे कि हमारी त्वचा ना जल जाए। तो जो ये रेस्पॉन्स होता है, एप्रोप्रिएट जो रेस्पॉन्स होता है, ठीक है, वो सब हमारा क्या है, कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। तो ये जो स्टिमुलस है ये कई तरीके का हो सकता है, जैसे फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस भी हो सकता है, ठीक है। केमिकल स्टिमुलस जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह की कमी हो जाती है तो सफोकेशन होने लगती है, ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें केमिकल हो सकता है स्टिमुलस, ठीक है। बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल स्टिमुलस भी हो सकता है। और बायोलॉजिकल स्टिमुलस इस तरह से जैसे कि कोई मान लो कि कोई कुत्ता भौंक रहा है और बहुत ज़्यादा हमें लग रहा है कि खूंखार है, तो उसको देखकर हम पीछे हट जाएं या डर जाएं, ठीक है, तो उसके जो भौंकने से या किसी भी चीज़ के मतलब डरने से, तो वो जो रेस्पॉन्स है या वो स्टिमुलस है जो हमारा परसेप्ट कर रहे हैं, यानी कि हम जो रिसीव कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं, ये जो हमारे सेंसेस हैं जो रिसीव करते हैं वो होता है हमारा स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस को क्या करते हैं, हम रिसीव करते हैं। देन उस पर जो हम एप्रोप्रिएट रिएक्शन देते हैं या रेस्पॉन्स करते हैं, ये सब मिलकर दोनों मिलाकर क्या बनता है, हमारा कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस बनता है। यानी कि कॉन्शियसनेस क्या हुआ, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस प्लस रेस्पॉन्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस। अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस के साथ एक वर्ड और आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, इसका दूसरा एक और नाम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने बारे में भी पता होना, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ है ये सेल्फ अवेयरनेस जो है खुद के बारे में पता होना, ठीक है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि अपने बारे में सारी चीज़ें पता होना, ये कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, ये सब सारी चीज़ें सेल्फ कॉन्शियसनेस में आती हैं। और ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये स्पेसिफिकली जो करेक्टरिस्टिक है, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक, ये किसका है, ह्यूमंस का, ह्यूमंस का जो है डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है जो सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ जो है ह्यूमंस में पाई जाती है, ठीक है। ये जो है हमारा हो गया कॉन्शियसनेस। अब बात करते हैं हम इसके बाद, ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स थे अभी तक जितने मैंने बताए, ठीक है, जिसमें आपका ग्रोथ हुआ, मूवमेंट हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, और जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स थे इसमें कुछ कुछ जो है करेक्टरिस्टिक फीचर थे, कुछ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। तो दोनों ही सारे कुछ जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टीज थी वो मैंने अभी आपको डिस्कस की सारी की सारी। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाते हैं, लिविंग स्टेट बनाते हैं। एक करेक्टर और मतलब एक स्टेट और आती है जिसमें कोमा स्टेट की मैंने एक बार बात की थी। तो कोमा स्टेट में, जो कि मेरे पीपीटी में भी है, कि कोमा स्टेट क्या रहती है, कोमा स्टेट एक अदर स्टेट होती है, यानी कि लिविंग की, जैसे लिविंग स्टेट अपने आप में एक लिविंग स्टेट रहती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स रहते हैं लिविंग को डिफाइन करने के लिए कि ये लिविंग है, और कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि सिर्फ नॉन लिविंग, यानी कि जो लिविंग स्टेटस, यानी कि जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो नॉन लिविंग नहीं दिखाते। लेकिन एक बीच में एक और स्टेट आती है जिसको बोलते हैं कोमा स्टेट। कोमा स्टेट में क्या रहता है कि अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमंस में कोमा स्टेट में उसके जो स्टिमुलस होते हैं, यानी कि वो स्टिमुलस को परसीव तो करता है लेकिन उस पर रेस्पॉन्स नहीं करता, तो क्या वो डेड माना जाएगा, तो वो डेड तो नहीं होता, यानी कि वो नॉन लिविंग तो नहीं होता, उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो वो नॉन लिविंग तो है नहीं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, लेकिन उसके साथ एक सपोर्टिंग सिस्टम भी उसमें लगा रहता है। अगर सपोर्टिंग सिस्टम हटा दिया जाए तो वो मर सकता है। तो एज अ कोमा स्टेट हमारे उसमें मेडिकल साइंस में कहते हैं कि जब तक उसका ब्रेन डेड नहीं हुई है तब तक वो कोमा स्टेट में माना जाता है, यानी कि उसकी जो बॉडी के जो रेस्पॉन्स हैं वो लेस हो जाते हैं, यानी कि लेस रेस्पॉन्सिबल बॉडी हो जाती है, लेकिन अभी तक वो डेड डिक्लेयर नहीं करते, क्योंकि डेड डिक्लेयर तब करते हैं जब उसका ब्रेन डेड हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम कहें क्या
कोमा पेशेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें वो क्लियरली लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि कोमा स्टेट एक अलग स्टेट में काउंट किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो लाइफ है वो 3 स्टेज में डिवाइड हो जाती है। पहला लिविंग स्टेट, और दूसरा कोमा स्टेट, और थर्ड नॉन लिविंग स्टेट। ठीक है, इस तरीके से। और अभी तक जो मैंने जितने भी करेक्टरिस्टिक फीचर, डिफाइनिंग फीचर्स बताए लिविंग स्टेटस के, ठीक है ना, तो वो मैंने अभी आपको क्लियर किए, जैसे कि ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, ये सब सारी चीज़ें। अब बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये होता है कि जितनी भी लाइफ हैं या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सब में बेसिक तौर पर क्या पाई जाएगी, एक सेल जरूर पाई जाएगी। यानी कि सेल होना कंपलसरी है उसका, सेल के बिना लिविंग एंड ऑर्गेनिज्म होना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि ट्रू सेल होना उसमें, जैसे कि अगर वायरस की बात करें तो वो कंप्लीट सेल होती नहीं, यानी कि ट्रू सेल नहीं होती, तो उसको हम लिविंग कैटेगरी में रखते ही नहीं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते। इसी वजह से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें क्या होगा कि उसके पास सेल जरूर होगी। ठीक है, तो सेल बनती कैसे है, कैसे सेल का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो आओ जरा उस पर ध्यान देते हैं। एक होता है एटॉमिक लेवल, एटॉमिक लेवल, ठीक है, यानी कि एटम्स, फिर उसके बाद लेवल। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होते हैं एटॉमिक लेवल, है ना। जब एटॉमिक लेवल, यानी कि एटॉमिक लेवल पर अगर देखा जाए तो काफी सारे एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एटॉमिक लेवल पर एटम्स जो मिलकर बनाते हैं वो सब बोलते हैं एटॉमिक लेवल पर। और मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सब सेलुलर लेवल। तो सब सेलुलर लेवल जो है लिविंग और नॉन लिविंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग रहता है। यानी कि नॉन लिविंग्स के लिए नॉन लिविंग चीजें जो बनती हैं, ठीक है, यानी कि दोनों में अलग अलग जो है सब सेलुलर जो वो रहते हैं, सब सेलुलर आइटम्स जो रहते हैं वो अलग अलग बनते हैं। जैसे लिविंग में अलग बनेंगे, नॉन लिविंग में अलग बनेंगे। नॉन लिविंग में क्या बनेंगे, जैसे कि कॉलॉइड्स, मिक्सचर्स, और वही लिविंग में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, ठीक है, ईटीसी। तो ये सब जो हैं क्या बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिल्स के। यानी कि जो सब सेलुलर पार्ट्स जो रहते हैं या सब सेलुलर जो आइटम्स रहते हैं ये सब मिलकर बने होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल से, यानी कि मॉलिक्यूल से मिलकर बने रहते हैं। तो वहीं लिविंग और नॉन लिविंग में भी जो सब सेलुलर है, इसके बाद जो नॉन लिविंग रहते हैं तो इसमें कॉलॉइड और मिक्सचर आगे जाकर ये सेल नहीं बनाते। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है कि जो सब सेलुलर स्टेट पर जो आइटम्स बने हुए हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ऑर्गेनेल, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा सेल। और सेल क्या होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक है, तो वही सारी की सारी जो सेल्स रहती हैं, ऑल सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड होकर, यानी कि सारी की सारी जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होकर मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। और ये टिश्यू हैं, टिश्यू सारे मिलकर जितने भी टिश्यूज हैं, अलग अलग तरह के जो टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और वो ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। सेल में जैसे कई तरह की सेल्स रहती हैं, जैसे कि सेल्स में आपकी नर्व सेल्स हो गई, या एडिपोज सेल्स हो गई, या फिर आपकी मसल सेल्स हो गई। ठीक है, और वहीं सेल मिलकर जब टिश्यू बनाते हैं
तो टिश्यू भी कई तरह के रहते हैं, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, आपके कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये सब जो है टिश्यू मिलकर जब बनाते हैं। तो टिश्यू और फिर उसके बाद जो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन में अगर देखें तो ऑर्गन में बनते हैं जैसे कि आपके लंग्स हो गए, ब्रेन हो गया, ठीक है, और लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके ऑर्गन्स रहते हैं। और ऑर्गन्स जो है पर्टिकुलर ऑर्गन, उनका एक सिस्टम होता है, यानी कि ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे लंग्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ब्रेन जो है नर्वस सिस्टम बनाता है, और हार्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाता है। और ये जो जितना भी सिस्टम है ये सब मिलकर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल है और ये जो टिश्यू है, टिश्यू के लिए एक खास बात और है कि टिश्यू जो है इसका एक अपना जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो आते हैं टिश्यूज के, यानी कि टिश्यू जो एक पर्टिकुलर किसी फंक्शन को लेकर जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसका जो करेक्टर है, टिश्यू का जो करेक्टर है, वो डिपेंड करता है सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन पे। यानी कि टिश्यू का अपना जो करेक्टर्स है वो सेल के और इंटरेक्शन या ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है, ना कि सेल के। अगर इंडिविजुअल सेल देखा जाए तो सेल के वो करेक्टरिस्टिक नहीं होंगे, लेकिन टिश्यू का वो करेक्टरिस्टिक होगा। और अगर वहीं देखा जाए कि सेल, जब वो सारी की सेल मिलकर जब एक साथ ऑर्गेनाइज होती हैं, तब वो एक करेक्टर जो है निकल कर सामने आता है। यही चीज यहाँ पर हर किसी लेवल पर भी लागू होती है। जैसे कि अगर एटम्स का एक पर्टिकुलर एटम्स को देखा जाए तो एटम्स का एक जो अपना करेक्टर्स है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर अलग इंटरेक्शन रहता है, यानी कि उसका अलग करेक्टर रहता है। जब मॉलिक्यूलर लेवल पर जब कई सारे एटम मिलकर जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो मॉलिक्यूल का जो करेक्टर्स हैं या जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू जिनसे वो मिलकर बना हुआ जो एटम्स हैं, जिनसे मिलकर वो एटम्स बने हुए हैं, एटम का अपने करेक्टरिस्टिक होंगे। यानी कि इंडिविजुअली जो मॉलिक्यूल्स का जो फीचर है वो उनके एटम्स में नहीं मिलेगा। वहीं अगर सब सेलुलर में भी देखा जाए सेम वही यहाँ पर भी है कि मॉलिक्यूल्स जिनसे मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो सब सेलुलर। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी रहती है। तो प्रोटीन और लिपिड की जो बनी रहती है, तो प्रोटीन का जो करेक्टरिस्टिक है वो एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं करेगा, और वहीं लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम नहीं कर रहा। लेकिन प्रोटीन और लिपिड मिलकर आपस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बना देते हैं उसका अपना एक करेक्टरिस्टिक बन जाता है, ठीक है। दे प्रोटेक्ट द सेल वॉल, सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। सेम ऐसे ही जब सेल जो है, सेल का अपना एक फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक रहेगा या फीचर रहेगा, लेकिन वो जो फीचर है जब वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पर पहुंचता है तो उसका करेक्टर बदल जाता है, ठीक है, ये चीज। अब बात करते हैं आपका तो इसमें जो एटम्स हैं, सारे जो एटम्स हैं ये रहते हैं, जैसे कि एटम में तो मैंने जैसे बताया वाटर, तो 70% वाटर से जो पूरी बॉडी मिलकर बनी हुई है। और जो मोस्ट अबंडेंट जो एटम्स हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम, फास्फोरस, और उनकी परसेंटेज भी लिखी हुई है। जैसे कार्बन 19% एनिमल्स में और प्लांट में 12%, यानी कि जो पूरा का पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें कार्बन की अगर परसेंटेज देखी जाए तो लगभग 90%, अप्रोक्स है, ये सारी चीजें अप्रोक्स में लिखी हुई है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स 90% एनिमल्स में कार्बन से मिलकर बनी रहती है, यानी कि एटम लेवल पर अगर देखा जाए। और प्लांट में जो है 12% कार्बन से मिलकर। ऑक्सीजन की देखा जाए तो 63% जो है, 63% एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, और प्लांट जो 77%। और हाइड्रोजन से देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम से जो है लगभग जो बॉडी वेट का जो 10% है वो लगभग हाइड्रोजन से मिलकर बना रहता है, बोथ में, दोनों में, प्लांट और एनिमल्स में। तो इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स रहते हैं एटॉमिक लेवल पर जो कि अपना अपना भागीदारी देते हैं, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनिज्म को बनाने में या बिल्ड करने में, ऑर्गेनिज्म बनने में, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपका डाइवर्सिटी। अगर हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी जितना भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं, ठीक है, जितना भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो सब हम मिलकर क्या बनाता है, हमारा डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बायोडाइवर्सिटी में की जो डाटा है वो है हमारा 1.7 to 1.8 मिलियन, यानी कि पूरे हमारी पृथ्वी पर लगभग
1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं पाई जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही पाई जा रही है, इससे ज़्यादा भी है। लेकिन ये जो डाटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में 1.7 टू 1.8 मिलियंस का, ये जो डाटा है ये बेस्ड है टेक्सोनॉमी के बेस पर, यानी कि इनको जो नॉन स्पीसीज हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, ये उनका डाटा है। यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज भी अभी हमारी पृथ्वी पर है जिनको अभी अननोन है, जिनको अब जानकारी नहीं है, या जिनको अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, ठीक है, जिनको अभी कोई डिस्क्रिप्शन उनका अभी मौजूद नहीं है, ठीक है, अभी अननोन है। और इसके लिए जो है अभी अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो भी डाटा रहेगा वो एनसीईआरटी पर बेस्ड ही रहेगा हमेशा। तो 1.7 टू 1.8 मिलियन के जो है ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जो नॉन और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वास्ट अरे ऑफ स्पीसीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, ये सब मिलकर अकरिंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? अर्थ पर पाए जाते हैं। देयर इन द टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक हैबिटाट, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल यानी कि जो उस पर रहते हैं, जमीन पर रहने वाले, ठीक है ना, जमीन पर रहने वाले, या एक्वाटिक पानी में रहने वाले, ठीक है, सभी तरीके के हैबिटाट, यानी कि किसी भी तरह के हैबिटाट में रहने वाले, एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ विच दे आर अपार्ट, यानी कि इनके सबके जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी मिलाकर, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है वो किससे मिलकर बना हुआ? बायोस और डाइवर्सिटी, यानी कि लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब फॉर्म्स, यानी कि अलग अलग तरह की जो लाइफ्स हैं, अलग अलग तरह की जो हैबिटाट्स हैं, अलग अलग तरह की उनके जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग तरह के, कुछ उसमें यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं, कुछ एनिमल हैं, कुछ प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग लाइफ ऑर्गेनिज्म हैं सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसको जो बायोडाइवर्सिटी में जो हमने अभी एक डाटा दिया 1.7 टू 1.8 जो नॉन स्पीसीज हैं, इसको, इसके लिए गवर्नमेंट बॉडी भी है, ठीक है, जो कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इसके द्वारा ये जो डाटा दिया हुआ है ये इसी के द्वारा दिया हुआ है, यानी कि ये इसको बोलते हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो डाटा है, ये जो गवर्नमेंट बॉडी है, इसके द्वारा जितने भी नॉन स्पीसीज हैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड रहते हैं, ठीक है, वहाँ डिस्क्राइब्ड है इनके द्वारा, ठीक है। देन इसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी है उसके 3 लेवल पर उसकी डाइवर्सिटी रहती है, यानी कि जो स्पीसीज हैं जितनी भी, ये जो 1.8 नॉन स्पीसीज हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में या 3 लेवल पर हमने इनको डाइवर्सिफाई किया हुआ है, या बांटा हुआ है, या वर्गीकृत किया हुआ है। यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि जेनेटिक लेवल पर, एक स्पीसीज लेवल पर, और एक इकोसिस्टम के आधार पर, यानी कि उनके जो हैबिटेट है जहाँ वो रहते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनका लिविंग की बात करें, चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या जेनेटिक DNA वगैरह है, उनमें सब में डिफरेंस पाया जाता है। और उनमें जो डाइवर्सिटी, यानी कि उनमें जो डिफरेंसेस हैं, उनकी एक डिटेल स्टडी जो है, और उनके आधार पर उनको जो कैटेगराइज किया हुआ है डाइवर्सिटी, यानी कि उनको ऑर्गेनाइज जो किया हुआ है, डाइवर्सिफाई किया हुआ है, वो जेनेटिक के लेवल पर किया हुआ है। तो जब जेनेटिक लेवल पर करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा जो है डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ स्पीसीज, यानी कि जो डिफरेंशिएट है, जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पर सब एनिमल्स हैं, अगर हमने बोला कि ये सब एनिमल, तो एनिमल बोलने पर उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एक साथ इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे उसमें वो कुत्ता, बिल्ली, सूअर, ठीक है, या एक्वाटिक एनिमल्स हों, ठीक है, या टेरेस्ट्रियल हों, सब तरह के एक साथ आ जाते हैं अगर हम वर्ड एनिमल यूज करते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक लेवल पर देखा जाए तो ऑल आर डिफरेंट,
ठीक है। तो वही डाइवर्सिटी का ये जो है ना एक बड़ा जो है फॉर्म रहता है डाइवर्सिटी का जेनेटिक के आधार पर, यानी कि जेनेटिक के आधार पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं। वहीं अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी जाए तो स्पीसीज लेवल पर जैसे कि देखा होगा कैट एंड डॉग की अगर मैं बात करूं तो डॉग्स में भी कई तरह के ब्रीड्स होते हैं, डॉग्स में बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन वो सभी क्या कहलाते हैं? डॉग्स कहलाते हैं। क्यों डॉग्स कहलाते हैं? क्योंकि उनकी जो स्पीसीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, लेकिन जो उनका जेनेरिक रहेगा, यानी कि जो मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनकी जो किंगडम है या उनका क्लास है, ठीक है ना, जो फैमिली है वो सेम रहती है, ठीक है। लेकिन उनकी स्पीसीज काफ़ी सारी डिफरेंस हो जाती है, यानी कि एक ही फैमिली के कई सारे तरह के डॉग्स हो जाएंगे। और वहीं उनकी जो बिल्लियों में भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों को देखा जाए तो जेनेटिक लेवल पर अगर देखा जाए तो दोनों ही डिफरेंट हैं। और अगर डॉग्स में भी कई सारी जो ब्रीड्स रहती हैं वो जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट पाए जाएंगे, ठीक है। इनकी जैसे लेब्राडोर हो और एक पवेलियन हो, तो इन ये दोनों हैं तो डॉग ही। अगर उनका स्पीसीज डाइवर्सिटी देखी जाए तो डॉग्स है, उनकी जो हैबिटेट रहेंगे डॉग की तरह रहेंगे, बार्क करेंगे, भौंकेंगे, ये सब सारी चीजें लेंगे। तो वो स्पीसीज लेवल पर तो काफी सिमिलर है, लेकिन जेनेटिक लेवल पर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है उनमें। तो उनकी जो डाइवर्सिटी यानी कि जो डिफरेंशिएशन है उसके बारे में स्टडी करना वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। वहीं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर देखा जाए तो इकोसिस्टम का मतलब है कि जब हम उनको उनके हैबिटाट्स के बेसिस पर जब हम उनको डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं या ग्रुप बनाते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। सबके अपने अपने अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे कि कुछ टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, कुछ जो है पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, कुछ घरों में रहना पसंद करते हैं, कुछ पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, कुछ पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से उनका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी उससे रिलेट करती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको लेवल दिया हुआ है कि जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिफाई किया है या स्पीसीज लेवल पर किया है या इकोसिस्टम के आधार पर किया है। बेनिफिट्स क्या हैं डाइवर्सिटी के? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी जो है फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि हम उनको कैटेगराइज कर पाते हैं कि ये हमारे फूड जो हैं ये खाने लायक है या ये नहीं खाने लायक। सारी चीज़ें हमारे खाने लायक योग्य नहीं होती चीज़ें। तो फूड इंडस्ट्री में जैसे कि कुछ चीज़ें हम न्यूट्रिशन के आधार पर उसको डाइवर्सिफाई कर पाते हैं और उससे हम जान पाते हैं कि ये हमारे खाने योग्य चीज़ें हैं या नहीं हैं, और हम इनको एज ए इंडस्ट्रियल लेवल पर खाने के लिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। वहीं ह्यूमन हेल्थ के लिए जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं। अब हर एक प्लांट जो है मेडिसिनल प्लांट नहीं हो सकता, या हर एक उसके प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो या ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, उनसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए से काफ़ी सारे चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जैसे इंसुलिन वगैरह बनाते हैं। तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी जो बायोडाइवर्सिटी है ना ये भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, और उससे बाकी के जो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए नहीं उपयोगी ये भी हमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इसके द्वारा कि बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से बेनिफिट होती है ये कैटेगराइज करने में कि ह्यूमन हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ें हमारी। और बायोडाइवर्सिटी क्या है कि उसको स्पीसीज लेवल पर या उसके जेनेटिक के लेवल पर, इकोसिस्टम के लेवल पर हम उसे ये देख पाते हैं कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। वहीं इंडस्ट्रियल लेवल पर जैसे कि रबर का करना है या हमको चमड़े का काम करना है या किसी भी चीज़ का कोई भी ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जैसे मिल्क का प्रोडक्शन करना है, तो ये बायोडाइवर्सिटी उस तरीके से बेनिफिट होती है, ठीक है। और वहीं कल्चरल लेवल पर भी बायोडाइवर्सिटी रहती है कि सबके जो है कल्चरल लेवल पर अलग रहती है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल लेवल पर जैसे हमारे यहाँ यूपी के जो कल्चर्स हैं और इधर आप साउथ साइड में चले जाओ उनके कल्चरल, तो ये कल्चरल वाइज या साउथ में चले जाओ और फिर इंडिया से अगर बाहर जाए तो अमेरिकन्स के, ऑस्ट्रेलियंस के या यूरोपियंस के, ठीक है, इन सब के जो कल्चरल्स होते हैं ये डिफरेंस जो पाए जाते हैं, और वहाँ के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ ह्यूमंस का ही कल्चर अलग नहीं, वहाँ के जो स्पीसीज हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की पाई जाती हैं। जैसे कि अमेजोन जंगल में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे नहीं पाए जाते। जैसे कि हमारे यहाँ इसमें जो घड़ियाल होता है वो हमारे इंडियंस में ही पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता। वैसे ही कुछ स्पीसीज जैसे ब्लैक मामा अगर स्नेक की बात करें तो वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस तरह की जो स्पीसीज हैं वो इकोलॉजिकली डिफरेंट भी रहती हैं और टेरेस्ट्रियल भी डिफरेंट रहती हैं, और फिर उनके जो
स्टडीज़ हैं वो भी डिफरेंट हो जाती हैं, और ये हमें जो सहूलियत मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। तो जो कल्चरल लेवल पर भी अलग अलग हो जाते हैं। तो हर किसी के, जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो राष्ट्र पक्षी मोर को कहा जाता है, तो कहीं और अगर किसी देश में जाएंगे तो उनका राष्ट्र पक्षी कोई और होगा। ये सब जो आता है कल्चर, जो हम बनाते हैं, जो कल्चर क्रिएट करते हैं, वो हम अपने इकोलॉजिकल सिस्टम या बायोडाइवर्सिटी के आधार पर करते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये बायोडाइवर्सिटी का एक एक्ट पारित हुआ जो कि यूनाइटेड नेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जो कि रियो दे जेनेरियो द 5th डे ऑफ द जून 1992 में ये तब पारित हुआ, तब बनाया गया। और इसको इसी दिन जो है किसी भी जून की 5th तारीख को, ठीक है ना, 5th जून को हमेशा इसको बनाया भी जाता है, यानी कि उसकी जो है नींव रखी गई, जो कि इंडिया की पार्टी है, जो कि इंडिया की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ बहुत ही डिफरेंट टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ के क्लाइमेट बहुत ज़्यादा है, डिफरेंशिएट है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्लाइमेट पाए जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रोक्लेम्ड 22 मई को द इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है ना, इसको बनाया जाता है, यानी कि 22 मई को इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे भी बनाया जाता है, ठीक है। इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इशू, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी का जो इशू है, बायोडाइवर्सिटी का इशू ये है कि जैसे हम जब किसी दूसरे हैबिटेट में जाते हैं, इसी तरीके से कुछ एनिमल्स या कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि दूसरे दूसरे इकोसिस्टम में माइग्रेट करते हैं। तो जब माइग्रेट करते हैं तो उनके बारे में, उनको किस तरीके से बचाया जाए, उनको कैसे अवेयरनेस रहे, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करा जाए, इस सब के लिए यहाँ पर क्या है, एक जो है इंटरनेशनल डे बनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि उसके बारे में जाना जा सके, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी का जो है क्या था, एक्ट। इसके बाद आता है सिस्टमैटिक्स, यानी कि जो टेक्सोनॉमी, यानी कि इतनी सारी जो स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज के बारे में एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि जितने भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी, जैसे ही बताया 1.7 to 1.8 स्पीसीज हैं, अब उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है, क्लासिफिकेशन, यानी कि उनको कैटेगराइज करने की। तो वो क्लासिफिकेशन जो है कैसे मिलता है हमें, टेक्सोनॉमी के द्वारा, ठीक है। तो जो टेक्सोनॉमी है वो हमें देता है एक उनके बारे में समझने के लिए एक सोफिस्टिकेटेड रास्ता या तरीका देता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक दो तरह का है, सिस्टमैटिक, एक ओल्ड सिस्टमैटिक और एक नया सिस्टमैटिक्स, मॉडर्न सिस्टमैटिक जिसको बोलते हैं। तो जो ओल्ड सिस्टमैटिक्स था उसमें जो चीज़ें थी वो थोड़ी कम उस पर थी, यानी कि वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे था, यानी कि जैसा हम देख रहे हैं बाहर से सिर्फ उस बेसिस पे था, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टमैटिक्स है या टेक्सोनॉमी है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो जिसको ओल्ड वाले को हम बोलते हैं क्लासिकल सिस्टमैटिक्स या ओल्ड सिस्टमैटिक्स, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट एम्प्लॉयड था, यानी कि पहली बार जो प्रस्तुत किया या जो पहली बार जो हमने वर्ड देखा वो लीनियस और प्लूटो और अरिस्टोटल ने अपनी अपनी बुक में इनके बारे में बताया। उनके कुछ खास फीचर्स थे, जैसे कि स्पीसीज इज द सेंटर स्टेज ऑफ द क्लासिकल सिस्टम, यानी कि जो स्पीसीज होती थी उनकी जो मेन जो करेक्टर रहता था, यानी कोई एक स्पीसीज पकड़ी और उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता था, और उनका जो हैबिटेट वगैरह ये सब सारी चीज़ें रहती थी, यानी कि जो बाहर से जो हमें दिखती थी सिर्फ वही करेक्टरिस्टिक्स इसमें ज़्यादा दिखाए जाते थे, यानी कि प्योरली मॉर्फोलॉजिकल डिफाइन ऑफ स्पीसीज, यानी कि ये मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा महत्व देते थे। स्पीसीज इज द स्टैटिक एंड रिमेनिंग द फिक्स्ड, यानी कि हमेशा स्पीसीज जो है फिक्स्ड रहती थी। इसमें जो स्पीसीज का जो डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि एक ही जीनस के कई सारी स्पीसीज होती है, ऐसा इसमें नहीं था। लेकिन बाद में चल के जो मॉडर्न वाली जो न्यू सिस्टमैटिक्स आया तो उसमें कुछ और फीचर्स ऐड किए गए मॉर्फोलॉजी के अलावा। उनकी इंटरनल एनाटमी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटमी को भी उसमें कंसीडर किया, उनके जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स को जो है इंक्लूड किया, उनके हैबिटेट को इंक्लूड किया। इन सब के आधार पर उनको क्या किया, क्लासीफाई किया गया। और ये जो क्लासिफिकेशन था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न या फिर न्यू सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, बायो सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। इसके मेन फीचर्स क्या थे कि मेन स्ट्रेस द लेड द अपॉन द सब स्पीसीज, यानी कि इसमें सब स्पीसीज भी थी। स्पीसीज के अलावा भी एक और
फीचर दिया, सब स्पीसीज का भी फीचर दिया। पॉपुलेशन इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन सिस्टमैटिक, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो सबको इंक्लूड कर लिया गया इसमें। और मॉर्फोलॉजिकल डिफाइन रिप्लेस द बायोलॉजिकल डेफिनेशन, यानी कि मॉर्फोलॉजी को छोड़कर उसकी बायोलॉजिकल डेफिनेशन को, यानी बायोलॉजिकल का मतलब है कि उसकी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ उसकी एनाटॉमी को भी हमने इसमें इंक्लूड किया। बेसिक यूनिट इन द न्यू सिस्टमैटिक्स द पॉपुलेशन रेदर देन इंडिविजुअल द क्लासिकल सिस्टम, जैसे कि पहली वाली जो ओल्ड वाली थी, ओल्ड वाले में सिर्फ स्पीसीज बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इंडिविजुअल क्लासिकल को लेकर नए वाले जितनी भी उसकी पॉपुलेशन है उस सबको इसमें कंसीडर किया गया, जो कि इसको गिवन दी ये न्यू वाली जो है जूलियन हक्सले के द्वारा, ठीक है ना, इसको प्रस्तुत किया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अदर बिकॉज, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लिंक्ड हैं किससे? दे हैव कॉमन जेनेटिक एंड मटेरियल ऑफ द सेम टाइप, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट द वेरिंग डिग्री, या ऑल हैव द कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इसमें सवाल में देखो और क्या कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड वन अदर बिकॉज, यानी कि सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, क्या उनके सारे के सारे करेक्टर जो नीचे जो एमसीक्यू में दिया हुआ है जो आंसर्स हैं वो सारे के सारे लिंक्ड कर रहे हैं एक दूसरे से कि नहीं कर रहे हैं? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द एबव, यानी कि सारे के सारे उसमें करेक्टर शो करते हैं, यानी कि सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल उनका जो है कॉमन जेनेटिक मटेरियल रहता है जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है कॉमनली सब में जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए सब में ही पाया जाएगा। और दूसरा, जेनेटिक मटेरियल के अलावा उनकी जो वेरी रहती है यानी कि डिग्री जो है वो अलग अलग रहती है, यानी कि अलग अलग तरह के जेनेटिक मटेरियल रहेगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल होना जरूरी है, कॉमनली जेनेटिक मटेरियल। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? सेल जरूर पाया जाएगा, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जरूर होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन देखें, ऑर्गेनिज्म विच द डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखता है? तो इसमें डाइटम, लाइकिन, बैक्टीरिया, वायरस। तो इसमें आंसर क्या रहेगा? वायरस। जैसा कि मैंने बताया भी था कि वायरस जो है लिविंग नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक रखता है। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में आता है तो वो लिविंग कैरेक्टर्स दिखाई देता है, अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ग्रोथ करता है। वहीं अगर वो नॉन लिविंग कंडीशन में, जैसे कि अगर कोई लिविंग एंटिटी के संपर्क में नहीं आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के संपर्क में नहीं है, तब वो एज ए क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशन डिस्पाइट द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि मेंटेन्स ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशन, यानी कि मेंटेन द इंटरनल फेवरेबल कंडीशन, यानी बॉडी के अंदर के जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट को उसको मेंटेन करना, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति, यानी बाहर मान लो गर्मी ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो अंदर से बॉडी को ठंडा कैसे रखा जाए, और अगर बाहर ठंड ज्यादा हो रही है तो बॉडी को गर्म कैसे रखा जाए, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे उसको मेंटेन किया जाए। तो ये फीचर कहाँ पर आता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा होमियोस्टेसिस, ठीक है। होमियोस्टेसिस के द्वारा हम अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को या अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर ये टॉपिक को हम एंड करते हैं। इसके बाद जो है, जो हमारा अभी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सिस्टमैटिक्स है, इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें इनके क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, कैसे इनको क्लासीफाई किया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, ठीक है। जय हिंद।